एक गवाह ने कहा, जब हम कुशवाहा साहब से काम लेने के लिए गए तो कुशवाहा जी ने कहा कि 3% दीजिए। गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हत्याओं के पीछे करप्शन है और धीरे धीरे हत्याएं गायब कर दी गई, करप्शन आ गया। और हम कह रहे थे कि हत्यारों को पकड़ो, तो जब उनको लगा कि ये ज़्यादा बोलता है तो करप्शन में हमको पकड़ लिया। पहले तो हत्या हुई है, हाँ। आप हत्या पे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? यही चीज हुई जो आज आप कर रहे हैं। आपने हत्या पूछना बंद कर दिया ना, और हत्या को सीबीआई ने भी पूछना बंद कर दिया। क्या करना चाहते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबूसन कुशवाहा के साथ? इन सब लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत ये रचना रची और ये घटनाओं को अंजाम दिया गया कि उन्हीं की तो पूरी कोशिश ये थी कि भाई या तो मुझे वो फंसा रहे थे या तो मुझे रास्ते से हटा रहे। आपसे मैं अभी भी कहता हूं कि अगर करप्शन की वजह होती हत्या, तो लखनऊ से ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में है जहां रूरल एरिया ज़्यादा है। लखनऊ में इसलिए हुई कि वहां प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वहां घटना होती तो न्यूज़ बनती थी। और जबकि ये कि जब ये कहा गया कि पहले वाले के कातिल पकड़ लिए गए, असलहा भी बरामद हुआ, लेकिन दूसरा सीएमओ भी उसी असलहे से मारे गए और उसी मॉर्निंग वॉक में मारे गए, और एक सिपाही तक नहीं हटा। न मेरे पास कोई, मेरे अंडर में वो पैसा आया, ना मैंने उस पैसे को कहीं भेजा, और ना उसके किसी काम में मेरे फाइल में किसी साइन की ज़रूरत भी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसदों पर ये कहा कि उनके भी कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। जो अपने लोग होते हैं और तो उनको लगता है कि यार ये आ गया, ये रास्ते में रोड़ा ना बन जाए, हमें आगे बढ़ने में न रोड़ा बन जाए, तो वो चर्चा शुरू करते हैं और सोचते हैं कि यार क्यों ना निपटा दिया जाए इसी में, और मान भी लिया जाएगा इस समय, क्योंकि भगदड़ मची है तो इनका भी भगदड़ में नाम दे देते हैं। आपके पुराने सहयोगी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जब बयान देते हैं तो विवाद हो जाता है। कंट्रोवर्सी बात कहते हैं तो आपको मीडिया हाइट मिलती है, और उसमें बहुत व्यू आते हैं, लोग देखते हैं, चटकारे लेते हैं। जन अधिकार पार्टी की बात जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए। कोई वर्ग नहीं है जो पीडीए में ना आता हो। नहीं, वर्ग सभी हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं ना। भगवान बुद्ध उस समय भी जानते थे कि हम चाहे जितना कोशिश करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता। आप हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं या बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं? तो पुलिस उसी को मानती है ना जो आपकी वोट से जीतता है। तो उसके जो पर उगे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको उसके पर काटने का काम। कहीं भी जाएंगे, जौनपुर आपके दिल्ली में बहुत नज़र आएंगे, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, पुणे में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, सूरत में बहुत ज़्यादा, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह आपको जौनपुर के लोग नजर आएंगे। लोग कहते हैं कि आप बसपा से अलग हो गए, हर चीज़ हुई, लेकिन कभी आपने सीधा हमला मायावती पर कभी नहीं किया। कि जिसके साथ आप लंबे समय तक रहो, भरोसा बने, एक रिश्ता बने, तो जीवन में जो कुछ हुआ भूल जाना ही बेहतर होता है। क्या कहना है किसी के। तो जौनपुर से हम उनके सिंबल पर लड़ गए और हम उनके सिंबल पर एंटी हैं, और हम पूरी ईमानदारी से हैं। 2027 का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, 2027 में मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में त्रिशंकु विधानसभा का दौर होता था, लेकिन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ ताकतवर सरकार बनी, मुख्यमंत्री मायावती बनी, और सबसे विश्वसनीय नेता के तौर पर जो सबसे ताकतवर मंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में 6 कालिदास मार्ग का बंगला दिया गया। इसके साथ खनन विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज और साथ ही साथ परिवार यानी कि सामाजिक नियोजन विभाग भी दिया गया। लेकिन अक्टूबर 2010 में एक घटना घटी, जिसके बाद 6 महीने में 3 सीएमओ की हत्या हो जाती है, और नेताजी को जहां एक तरफ मंत्रिमंडल से अलविदा कर दिया जाता है, तो वहीं साथ ही साथ पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। केस होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, कोर्ट में जिरह होती है, और उसके बाद जो है जेल से बाहर निकलकर वो नेता पूरे उत्तर प्रदेश को मत डालता है। ऐसे ही एक नेता की हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जौनपुर से लोकसभा सांसद
जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सर, आपसे पहला सवाल कि जब मुख्यमंत्री के आप इतने विश्वसनीय थे तो फिर 4 सालों में परिस्थितियां कैसे बदली जब 2007 हम देखते हैं और फिर उसके बाद 2010? देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी में थे, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में थे और काम करते करते हम लोग बांदा के जिला अध्यक्ष से शुरू की और काम करते करते हम वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने भरोसा जताया, हम उनके पास रहे, पार्टी संगठन का काम करते रहे, उनके निजी सचिव के तौर पर भी हमने काम किया। 2002 में भी हम लोग मिनिस्टर बने, उसके बाद 7 में मिनिस्टर बने और तब तक बहुत सारे लोगों की एंट्री, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना नया नारा लगाया, उस नारे के साथ बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में आए। तो क्या परिस्थिति क्रिएट हुई, देखिए उन बातों पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सच है कि मुझे लोकसभा चुनाव के बाद मई 2009 में फैमिली वेलफेयर, इसको परिवार कल्याण विभाग आप कहते हैं, वो विभाग मुझे मिला और लगभग 23 महीने तक वो विभाग मेरे पास रहा। उसी में पहले एक लखनऊ का सीएमओ है डॉक्टर आर्या, उनकी हत्या होती है लखनऊ में सुबह मॉर्निंग वॉक के समय। फिर दूसरे सीएमओ बनाए जाते हैं, उनकी भी उसी तर्ज में मॉर्निंग वॉक में सुबह उसी असलहे से हत्या हो जाती है। बाद में डॉक्टर शशांक जो जेल गए थे, उनकी जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। आपसे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बीएसपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत शक्ति से काम करती थी। आप देखे होंगे कि अगर कोई घटना घट जाती थी, अगर आप छोटे रहे होंगे तो सुना होगा आपने कि कोई घटना अगर घटती थी तो वहाँ का अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसएसपी, ये इनके खिलाफ भी एक्शन होता था। लेकिन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ 2 सीएमओ 2-3 महीने के अंदर सुबह मॉर्निंग वॉक में मार दिए गए। और जब ये कहा गया कि पहले वाले के कातिल पकड़ लिए गए, असलहा भी बरामद हुआ, लेकिन दूसरा सीएमओ भी उसी असलहे से मारे गए और उसी मॉर्निंग वॉक में मारे गए और एक सिपाही तक नहीं हटा। जहाँ पर ये घटनाएं हुई वहाँ का सिपाही तक भी नहीं हटा। जो वहाँ का इंचार्ज रहा हो, स्टेशन इंचार्ज रहा हो, क्षेत्राधिकारी रहा हो, और तो किसी को छोड़ दीजिए, वहाँ से संबंधित एक भी आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि कारण क्या है। और अखबार, टीवी में बड़े पैमाने पर उस समय आया कि सीएमओ का हत्यारा कौन। बहुत सारी चीज़ें आईं, लगभग काफ़ी वो लोग इंगित करते थे, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान नहीं देती थी। डॉक्टर शशांक कुछ दिन बाद बंद हुए। शशांक की संदिग्ध परिस्थितियों पर मृत्यु हो गई जेल में। जब 2 सीएमओ के बाद लोगों का, प्रेस मीडिया का दबाव हुआ कि भाई डॉक्टरों के हत्यारे पकड़े जाएं, दूसरी हत्या के बाद हमने रिजाइन किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इन हत्याओं के पीछे करप्शन वजह है। ये गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हत्याओं के पीछे करप्शन है। तो दूसरे दिन से अखबार और टीवी में ने कहा कि करप्शन
और हत्याएं दोनों न्यूज़ साथ साथ चलाई। 4-6 दिन 8 दिन तक करप्शन और हत्या साथ साथ चले। उसके बाद हत्याएं पीछे हो गई, करप्शन आगे हो गया। हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे गवर्नमेंट से, सरकार के लोगों से जो समय थे कि भाई हत्यारे तो पकड़े जाना चाहिए, हत्यारे जो भी हैं, निर्दोष डॉक्टर मारे गए हैं, वो उनका हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए। तो हम ही को समझाया गया, हम ही को डराया गया और धीरे धीरे हत्याओं की चर्चा ख़त्म करके पहले तो लोगों का माइंडसेट तैयार किया गया कि ये हत्याएं हैं वो करप्शन की वजह से। तो लोगों के मन में जब 7-8 दिन टीवी में आए तो लोगों को लगा कि नहीं यही जड़ है, और धीरे धीरे हत्याएं गायब कर दी गई, करप्शन आ गया। और हम कह रहे थे कि हत्यारों को पकड़ो, तो जब उनको लगा कि ये ज़्यादा बोलता है तो करप्शन में हमको पकड़ लिया और हम ही को करप्शन में बंद कर दिया। तो ये जो घटनाएं थी, 3 सीएमओ की हत्या हुई, उसके बाद एनएचआरएम एनआरएचएम जो स्कैम हेडलाइंस बनने लगा, तो इन दोनों के बीच में आपका नाम प्रमुखता से कैसे आ गया? आप इसको समझने की कोशिश करिए कि स्कैम क्या पे कोई तो पहले टारगेट कर रहा आप था? पहले स्कैम पे बाद में जाइए ना। आप भी वही बात करने लगे। पहले तो हत्या हुई है, हाँ। आप हत्या पे क्यों नहीं सवाल कर रहे हम्म। हैं? यही चीज हुई जो आज आप कर रहे हैं। अच्छा। जो आज आपने किया वही चीज उस दिन भी हुई। हत्या पे सवाल होना बंद हो गए, करप्शन पर हुआ, और करप्शन में मुझको बंद कर दिया, और करप्शन की सफाई मैं आज तक दे रहा हूं। आज तक केस मेरे ऊपर है। ये लोगों का सोचना ऐसा था कि बाबू सिंह कुशवाहा ऐसा लगता है बीएसपी में थोड़ा मजबूत है, नेता के करीब है, तो इन सब लोगों ने मिलकर एक साजिश के तहत ये रचना रची और ये घटनाओं को अंजाम दिया गया। और आपसे मैं अभी भी कहता हूं कि अगर करप्शन की वजह होती हत्या, तो लखनऊ से ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िलों में है जहां रूरल एरिया ज़्यादा है। लखनऊ में रूरल एरिया ज़्यादा नहीं है, रूरल एरिया में ज़्यादा बजट है। तो अगर करप्शन की वजह हत्या होती तो और से ज़िले में होती। लखनऊ में ही क्यों हुई? लखनऊ में इसलिए हुई कि वहाँ प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वहाँ घटना होती तो न्यूज़ बनती थी। तो ये था कि पॉलिटिकल डैमेज किया जाए, इसको बदनाम किया जाए, ताकि ये बदनाम हो करके ये इसको घर बैठा ले। अब ये मुझे नहीं पता है, कुछ लोगों की साजिश थी, ये तो मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों की साजिश के तहत ये हुआ, और हम लोगों ने तो इस पर चर्चा भी करना बंद कर दिया, लेकिन आपने सवाल पूछा तो इसलिए मैंने ये बात रखी। तो जैसे आपने हत्या पूछना बंद कर दिया ना, और हत्या को सीबीआई ने भी पूछना बंद कर दिया। मुझे हत्या की पूछताछ में सीबीआई ने सम्मन किया था पहला, और पूछा मुझसे करप्शन के बारे में। मैंने कहा उनसे कि आप जहाँ जाना चाहते हो तो काहे नहीं हत्याएं खोलते हो? कहा उधर नहीं जाएंगे, आप ले चलो अपने थ्रू। मैंने कहा हमारे थ्रू नहीं किसी को बात के पास पहुंच पाओगे, कोई वजह होती, कुछ कारण होता। तो जो एनआरएचएम है, जो परिवार कल्याण में था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन दिनों तक जब मैं था तो लगभग 3000 करोड़ रुपया आया था। 23 महीने में मिनिस्टर रहा। अभी मैं करप्शन के बारे में बात कर, उसमें मैं बताता हूँ कि मेरा रोल क्या है। इसमें 1700 रुपया तो सैलरी का था, जो स्टाफ को सबको सैलरी देनी थी, और 1300 रुपया का वो था कि जो जिलों में अस्पतालों में जाना था, अस्पतालों का मॉडर्नाइजेशन होना था, काम होना था, उस पर मॉडल ओटी बनने थे। तो ये ज़िले में जाएगा, ये सीएमओ काम कराएंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बना हुआ है, इसको एनआरएचएम आप कहते हैं, उसमें
एक स्टेट हेल्थ सोसाइटी बनी हुई है, उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, उसका सचिव होता है मुख्य सचिव, और एक मिशन डायरेक्टर, जो एनआरएचएम मिशन था उस मिशन डायरेक्टर में एक डायरेक्टर होता है। उनका बैंक अकाउंट भी अलग है। न मेरे पास कोई मेरे अंडर में वो पैसा आया, ना मैंने उस पैसे को कहीं भेजा, और ना उसके किसी काम में मेरे फाइल में किसी साइन की ज़रूरत भी नहीं थी। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है उसमें, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर होने के नाते मेरा इतना रोल था कि जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की मीटिंग हो तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, परिवार कल्याण मंत्री होने के नाते मैं उपाध्यक्ष था। जब मुख्यमंत्री ना हो तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करे। वो मेरे कोई कार्यकाल में हुई नहीं। 23 महीने के मेरे कार्यकाल में कोई मीटिंग हुई नहीं। न मेरे साइन है, न मेरा कोई लेना देना है, न मुझसे कोई मतलब है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, कितने आप ऐसे केस देखते हैं। जब हम मिनिस्टर रहे, फैमिली वेलफेयर में हुए, तो थोड़ा प्रचार प्रसार का पैसा होता है गवर्नमेंट की स्कीम में, तो मुख्यमंत्री की फ़ोटो लग जाती है, मिनिस्टर की फ़ोटो लग जाती है, बोर्ड लगते हैं। जब मैं हटा तो जिसके पास ये विभाग गया, उन लोगों ने फ़ोन करके कहा जिले में सीएमओज को कि भाई ये बोर्ड हटाइए, क्योंकि अब कुशवाहा जी मिनिस्टर नहीं रहे तो बोर्ड हटाइए। तो बोर्ड हटाए गए, फोर्स करके बोर्ड हटाए गए। बाद में जब पता किया गया कि बोर्ड हट गए, कहाँ हट गए, तो फिर यहाँ से लिख के गई जांच कि ये बताइए कि बोर्ड लगे थे कि नहीं लगे थे। फिर यहाँ से लिख के गया कि ये जांच करके बताइए कि बोर्ड लगे थे कि नहीं लगे थे। ये अनऑफिशियली बता रहा हूँ, ये तो लिखित में चिट्ठी गई, ये अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि कुछ मुझसे अधिकारियों ने बताया कि साहब पहले तो बोर्ड हटवाए गए हमसे। अब हमसे कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी भेजा, लिख के भेजो कि बोर्ड नहीं लगे थे। लेकिन कुछ लोगों ने लिख के भेजा कि बोर्ड लगे थे। सब कैसे दबाव में आएंगे, वो भी तो फंसेंगे। ये भी केस मेरे ऊपर हुआ एक, ऐसे केस बनाए गए मेरे ऊपर। यानी कि अगर इस पूरे प्रकरण में आप कह रहे हैं कि जो सरकार में लोग थे, क्या उनकी संदिग्ध भूमिका थी इस पूरे मामले में? देखिए, अब इस पर बहुत मत जाइए, लेकिन मैंने आपको इतना ज़रूर कहा कि कोई बाहर का आदमी तो था नहीं। जब मैंने ये बात बताई आपको कि ये हुआ, पहले बोर्ड हटाए गए और फिर उनकी जांच कराई गई, फिर कहा गया कि लिख के भेजो, तो ऐसी घटनाएं हुई। तो इन केसों पर बहुत चर्चा नहीं करते हैं। इस केस पे एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि जब आपसे मंत्रालय ले लिया गया, उसके बाद आपने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीबीआई के डायरेक्टर को, हाँ। कि आपकी जान को खतरा है, और आपने उसमें आरोप लगाया 2 नौकरशाहों और उस वक्त के मायावती के बेहद करीबी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर। तो अभी आपने मुझको करीबी कहा था। अब आप एक सवाल ये भी मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं, अगर मैं बहुत करीबी था तो ज़रा आप देखो मेरे पास विभाग क्या थे। अगर मैं बहुत करीबी था तो ज़रा देखिए मैं गवर्नमेंट से मैं कौन से विभाग चला रहा था। और जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने आरोप लगाए, उनको भी ध्यान से देखिए। और जो मैंने उस समय आरोप लगाए थे वो सच था, उस समय की तारीख, कि उन्हीं की तो पूरी कोशिश ये थी कि भाई या तो मुझे वो फंसा रहे थे या तो मुझे रास्ते से हटा रहे थे। तो उस समय की परिस्थितियां थी। बाबू सिंह कुशवाहा के आज साथ वो परिस्थिति नहीं है। क्या करना चाहते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ? देखिए, वो उस समय की परिस्थिति पे नहीं जाते, उस समय की परिस्थिति पे हम नहीं जाते हैं। उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज वो हम लोग एक संगठन में हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं, तो आज कोई बात नहीं है। उस समय की परिस्थितियां जी थी, उस समय की परिस्थितियां मैंने आपको बताई। आपके राजनीतिक के शुरुआती जीवन को देखें तो बहुजन समाज पार्टी से एंट्री से पहले आप कैसे पॉलिटिक्स में जाने के लिए इन्फ्लुएंस हुए? परिवार की क्या स्थिति थी? देखिए, हम लोग गांव से हैं, एक किसान के बेटे हैं। अपने घर में हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, खाते पीते थे, हमारी दाल रोटी चलती थी। हम लोग पढ़ने आए
पढ़ने में एक जिस विचार के हम आदमी थे उस विचार की DS4 और बामशेप चलता था, BSP बनी। तो उस विचार से हम जब लोगों ने हमारे साथियों ने बताया तो उस विचार के हम पक्ष में थे, विचार के पक्ष में थे, हम उस विचार के साथ चले गए और उसमें काम करने लगे। ये शुरुआती है इसकी। तो किन नेताओं के आप संपर्क में आए? मान्यवर उस समय कांशीराम नेता कहाँ थे? उस समय तो शुरुआत थी, BSP की काम कर रहे थे। जो हमारे ज़िले के कुछ शेड्यूल कास्ट के साथी थे उनके जरिए हम थोड़े दिन बाद हम मानवर कांशीराम साहब से मिले। उनकी विचारधारा अच्छी थी, हम लोग उसमें काम करने लगे। आपने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी। जब आप 2016 में जेल से बाहर निकले, आपने पार्टी की स्थापना की। इसके बाद आप पूरे प्रदेश में लगातार रैलियां भी कर रहे हैं और दौरे भी कर रहे हैं, और लगातार एक मुद्दा शुरुआत से आप उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय का, कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज जब आप देखते हैं कि एक हिंदुत्व की बड़ी लहर है, तो ऐसे में आपकी सामाजिक भागीदारी की जो बात है वो कहाँ तक पहुँच रही है? आप कैसे पहुँचा रहे हैं? देखिए, ये नारा हमने नहीं लगाया था, ये नारा बहुत पहले से लग रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद ने लगाया बिहार में, उसको बिहार लेनिन कहते हैं। मानवर कांशीराम साहब ने लगाया, उसी नारे को हमने लगाया। क्योंकि हमारा दायरा एक छोटा था, हमारा लेवल उतना बड़ा नहीं था। हम जाते थे, हर ज़िले में जा रहे थे, लोगों के बीच में कह रहे थे, लेकिन प्रेस मीडिया कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। इस बात को हम जानते थे कि हमारे कहते कहते बड़े लोग भी कहने लगेंगे, तो जिस दिन बड़े लोग कहने लगेंगे ये मुद्दा बन जाएगा। ये हमारी सोच थी। इस सोच के साथ हम इस बात को कह रहे थे लोगों के बीच में कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। आज खुशी की बात है कि आज वो बात कांग्रेस भी कहती है। जो वीकर सेक्शन या पिछड़े और दलित या और जो लोग हैं, वो उन पार्टियों के जो लीडरशिप उनके हाथ में है, तो वो तो उठाते ही हैं उस बात को। और आज बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस उठाती है और पार्टियां भी उठाती हैं। आज वो एक मुद्दा है, जाति जनगणना और हिस्सेदारी। भले ही वो बोलते हों, मन में अंदर क्या है क्या ना हो, खाली बोलते हों, लेकिन बोलते हैं। आज जो आप सवाल कर रहे हैं कि आज के वर्तमान स्थिति में कहाँ आप खड़े होंगे, वर्तमान स्थिति में भी खड़े हैं। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हम लोग BSP में, तो खास करके उनकी बात थी ही, महात्मा फुले की थी, साहू की थी, जो सामाजिक परिवर्तन के बात करने वाले महापुरुष थे। सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना, थोड़ा समझा, थोड़ा पढ़ा। आज संविधान बचाने की बात आई 24 में, तो सारे लोग खड़े हुए। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके, हमारी जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन किया, मिल करके 43 सीटें जीती। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। बाबू सिंह जी, आप बहुजन विचारधारा की राजनीति करते हैं। आपके समाज में दो धड़े हैं, जैसा कि मेरा पिछला सवाल भी था कि हिंदुत्व की राजनीति भी चल रही है। एक धड़ा अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की विचारधारा को मानता है, दूसरा धड़ा हिंदुत्व की। तो आप कैसे समझाते हैं दोनों धड़ों को, क्योंकि दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ते मरते हैं। और आपने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हम बहुत खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि कोई दूसरा नहीं, हमारे अपने ही हमारी पिटाई करने लगेंगे। ये आपका हाल की एक सभा में बयान था, जब आप अर्जक संघ की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो ये क्या स्थिति है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा होगा। मैंने ये कहा कि भाई नाराज़ हो जाएंगे। देखिए, आप हमारे समाज की बात क्यों कर रहे हैं? ये हर समाज में 2 धड़े हैं, 3 धड़े हैं। आप एक समाज को टारगेट मत करिए। हर समाज में 2 धड़े, 3 धड़े हैं। कुछ दूसरे विचार के लोग हैं, कुछ दूसरे विचार के लोग हैं। और लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है। ये युद्ध जो है विचारों का है इस दरमियान। उस समय पुराने ज़माने में जब राजपाट
लड़ा लिया जाता था तो सेनाएं लड़ती थी, मारपीट होती थी, तब राजा बनता था। आज वैचारिक लड़ाई है, किसके विचार, किसके पक्ष में कितने लोग खड़े हैं। तो हम लोग इंसानियत की बात करने वाले हैं, और वो किसी भी मजहब को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, हम लोग जो इंसानियत के पक्ष में हैं, संविधान के पक्ष में है, हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। आप हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं या बुद्धिज्म में विश्वास रखते हैं? देखिए, हम सब में भरोसा रखते हैं। आप हिंदुइज्म में और बौद्धिज्म में क्या बात करते हैं। मैं जो हमारे ईसा मसीह हैं, मैं उनको भी मानता हूँ, मैं मोहम्मद साहब को भी मानता हूँ, मैं भगवान महावीर को भी मानता हूँ, बुद्ध को भी मानता हूँ। हमारा मतलब इतना है कि जो बुद्धिजीवी आदमी है, जागरूक लोग आदमी हैं, वो जिस भी भगवान को या महापुरुष को या पैगंबर को मानते हैं, तो अगर उनका भगवान अच्छा है तो दूसरे का भगवान गलत नहीं हो सकता है। और भगवान कभी नफरत नहीं सिखाते, और जो नफरत सिखाए वो भगवान हो ही नहीं सकता है। इसलिए नफरत की भाषा धर्म में नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर के एक साथ देश के हित में काम करना चाहिए। आपके पुराने सहयोगी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जब बयान देते हैं तो विवाद हो जाता है, लेकिन वही बात आप भी उसी विचारधारा की बात रखते हैं, लेकिन अलग तरीके से। तो क्या अंतर देखते हैं आप? नहीं, अपना अपना कहने का तरीका है। अब देखिए, एक चीज़ और है, मैं कोई बुराई में नहीं कहता हूँ। आप जब कंट्रोवर्सी बात कहते हैं तो आपको मीडिया हाइड मिलती है, और उसमें बहुत व्यू आते हैं, लोग देखते हैं, चटकारे लेते हैं। तो वो भी एक होशियार लोगों की, जागरूक लोगों की अपना अखबार टीवी में आना, छपना, वो भी एक होशियारी है, समझदारी है। हमको लगता है कि भाई हमें सही बात कहना चाहिए, और हमारी बात से कोई कटता ना फैले समाज में। ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार हमको करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। स्वामी प्रसाद मौर्य लाइमलाइट के लिए करते हैं ये? हम ये उन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। हमारे वो साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई हम ऐसा नहीं बात कर रहे। हमने एक बात कही आपको। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। वो बयान देते हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि वो कुशीनगर भी जाते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उनको भेंट करते हैं। तो क्या ये प्रतीकात्मक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये प्रतीकात्मक जो विचार है, या फिर उनकी विचार, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विचारधारा पे भी चलते? नहीं, आप केशव मौर्य की बात इसलिए करते हैं कि वो मेरी बिरादरी के हैं। आप दूसरे डिप्टी सीएम की बात क्यों नहीं करते मुझसे? आप ऐसा क्यों, आप मुझको सिर्फ वहीं ले जाना चाहते हैं, एक बिरादरी पर सीमित करना चाहते हैं आप? और लोग, वो दूसरे डिप्टी सीएम भी तो हैं, वो करते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति देते हैं मुख्यमंत्री को। तो उनकी बात छोड़ो, इस देश के जो भी नेता बाहर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाएं, राष्ट्रपति जाएं, वो सब दूसरे देश में जाके भगवान बुद्ध की मूर्ति देते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हमने दुनिया को बुद्ध दिया, दुनिया ने युद्ध दिया है। और हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जब होता है तो हमारे देश का प्रतिनिधि जाता है, और वो प्रतिनिधि जाता है जो बुद्ध के बारे में कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे देश की तरफ से भेजा जाता है। तो सब कोई भगवान बुद्ध की बात करता है, चर्चा करता है। हम सब भी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो मैत्री और करुणा का, अहिंसा का जो रास्ता दिखाया, और जो बातें उन्होंने कही 2500 साल पहले कही, आज भी सही लगती हैं, और आने वाले कितने वर्षों तक वो सही लगेंगे। और आप कुछ कहते हैं, किसी पर बोलते हैं, तो उनको आपको बहुत दूर से खींच के लाना पड़ता है, फिट करना पड़ता है आज के समय में। भगवान बुद्ध की बातें ऐसी हैं कि जैसे अभी किसी ने कही है, आज किसी ने कही है। तो हम लोग भगवान बुद्ध को भी मानते हैं। जितने मजहब हैं, जितने धर्म हैं, जितने ईश्वर हैं, पैगंबर हैं, हम सबको मानते हैं। हमें जानते हैं कि सबका रास्ता एक ही जगह जाता है, जाना अंत में सबको एक ही जगह। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जौनपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। जन अधिकार पार्टी के आप संस्थापक हैं। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर रैलियां भी की हैं।
और वर्तमान में आपकी पत्नी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आपको जन अधिकार पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर देखती है, या फिर आपको एक समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक सांसद के तौर पर देखती है? देखिए, हम लोग जब संविधान बदलने की बात चल रही थी लोकसभा चुनाव के पहले, तो हम लोगों की आपस में बात हुई कि हम लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि हम बीजेपी को रोक पाएँ। हम लोग को बहुत छोटा संगठन है, तो हमको किसी के साथ किसी को मदद करनी है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, मजबूत पार्टी थी। हम लोगों ने उन्हें समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाई आप भी लड़ लीजिए, तो जौनपुर से हम उनके सिंबल पर लड़ गए और हम उनके सिंबल पर एमपी हैं और हम पूरी ईमानदारी से हैं। हमारी पत्नी उसके बाद अध्यक्ष हो गई जन अधिकार पार्टी की। वो अपना काम करती हैं, हमको भी बुलाती हैं तो हम भी जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है कि इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको बहुत पहले से तो अधिकार मिला ही नहीं है, हज़ारों साल से, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 के बाद भी जो हक हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और जिन लोगों को हमने जिता करके सरकार में भेजा, उन्होंने आज तक देने का काम नहीं किया। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के वीकर सेक्शन के लोग उनकी बराबरी में आ सकें। तो ऐसे लोग आगे आएँ तो उनके साथ में, उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। आप समाजवादी पार्टी के सदन में उपनेता भी हैं और हाल के दिनों में फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव के साथ आपने मंच भी साझा किया, जिसमें जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया। वहां पर रामगोपाल यादव ने कहा कि संभावना तो है कि इनकी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी से समझौता हो। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या अभी तक ये संभावना ही है, या फिर सीटों को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में अभी तक कोई बातचीत भी हुई है? देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मुझसे बनता भी नहीं है आपका। मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एमपी हूँ, समाजवादी पार्टी का लोकसभा में उपनेता हूँ। तो मैं जन अधिकार पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी का जो निर्णय क्या होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे और जन अधिकार पार्टी के लोग कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। मैं टेक्निकली तो उसमें कुछ कह भी नहीं सकता। आप दोनों पार्टियों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तो आप ही हैं। नहीं, तो जब मेरा रोल आएगा तो मैं उसमें कहूँगा, लेकिन वो ये मेरी कहने की बात आपके सामने नहीं है। आप लोगों के सामने तो वही लोग कह सकते हैं। 2022 के चुनाव में आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, जिसमें बावन मेश्राम, असुद्दीन ओवैसी और लगभग 137 सीटों पर जन अधिकार पार्टी ने चुनाव लड़ा। तब से लेकर अब तक प्रदेश में जन अधिकार पार्टी की, क्योंकि आप तमाम सभाओं में जाते हैं, हाल में आप प्रयागराज में भी सभा करने गए, तो कितनी सीटों पर जन अधिकार पार्टी आप मजबूत देख रहे हैं? देखिए, हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग सब जगह लोगों को तैयार करें, काम करें। हम लड़ें तो हम जीतें, और जहां हम न लड़ें तहां जिसको भाई हम साथ हैं, तो जो भी हमारी शक्ति है वो उनके काम आए, हम उनका समर्थन करें तो वो जीतें। तो इस समय तो यही चल रहा है, तैयारी है चल रही, सब जगह लोगों को तैयार कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के पास एक एक साथी पहुंच रहा है, ताकि 27 में कोई गलती ना हो, संविधान विरोधी लोग ना सत्ता में आए, संविधान के जो पक्ष में लोग हैं वो लोग सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन। 2027 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी किन मुख्य मुद्दों को लेकर, किन सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, जन अधिकार पार्टी की बात जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करिए। आप मुझसे बात करिए कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, तो इस देश का जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, हमारी
महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर है, वो पीडीए की परिभाषा वो है कि जो भी पीड़ित है और जो भी संविधान में भरोसा रखता है सबकी भलाई के लिए काम करता विपक्षी कहते हैं कि बार बार पीडीए की परिभाषा बदल जाती है। नहीं, पीडीए की परिभाषा कोई नहीं बदलती। देखो, पीडीए की परिभाषा तो आप ये ले लीजिए कि जो भी संविधान पर भरोसा रखता है और जो भी गरीब है, कमज़ोर है, पीड़ित है, उसकी परिभाषा बृहद है। भगवान बुद्ध ने बहुजन समाज नाम दिया था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। ये बीच की भाषा नहीं है, भगवान बुद्ध की भाषा है। बहुजन काम हमें ऐसा करें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध उस समय भी जानते थे कि हम चाहे जितना कोशिश करें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता। अगर हम चाहेंगे कि हत्यारा भी खुश हो जाए और मार जिसका आदमी मरा है वो भी खुश हो जाए, उसके भी हित में काम करें, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, खुश रहें। तब उन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वहाँ से उन्होंने काशीराम जी ने उस बात को लेकर के बहुजन समाज का नाम दिया। वही आज परिवर्तन होकर के पीडीए है। तो पीडीए बहुजन समाज में बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, क्या परिभाषा दी, वो लोगों ने दी। मानव कांशीराम जी ने वो कभी परिभाषा नहीं दी। वो भी सबके पक्ष में थे, गरीब के, कमजोर के। अगर हम देखें चुनाव को लेकर, तो आप कह रहे हैं कि सबको खुश नहीं रख सकते, सर्वजन हिताय नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि पीडीए में तो सब कुछ, ऐसे कोई वर्ग नहीं है जो पीडीए में ना आता हो। नहीं, वर्ग सभी हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं ना, लाचार है, ये भी तो है। पंडित जी भी आ गए अब तो जो मैंने कहा ना, जो पीड़ित है, दुखी है, लाचार, तो सब अगर हम उनकी बात करें तो सब कोई संपन्न थोड़ी है। न सब कोई उस पक्ष के लोग हैं। हमारे बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे लड़के जो संविधान पर आस्था रखते हैं, वो जानते हैं। और संविधान को मानने वाली हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें जिन्होंने पढ़ा है, वो इस बात को जानती हैं कि संविधान है जो उनको राइट देता है, वो किसी समाज की बहन बेटियां। अभी हमारी जो बेटी है, आपने उसका भाषण सुना होगा, नेहा बोरा, क्या नेहा बोरा, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए। अब वो अपर कास्ट से हैं, लेकिन वो जो बातें कहती हैं, अच्छा रिसर्च है उनका, अच्छी पढ़ी लिखी हो, आप उनके वक्तव्य सुनिए। तो जो इसके पक्ष में है वो सब है। जौनपुर की चलिए बात कर लेते हैं। जौनपुर में कहा जाता है कि आप लगातार सक्रिय रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि रेलवे के कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी टसल हुई। क्या मामला था वो? देखिए, ये सब जगह है, स्वाभाविक है, इन चीज़ों पर मत चाहिए। ट्रेन रुकने का हुआ, हमने और माननीय विधायक जी थे, बीजेपी के विधायक जी थे रमेश मिश्रा जी, हमने चिट्ठी लिखी थी, माननीय मंत्री जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया हम लोगों का। ट्रेन रुकने का हुआ तो लोगों को लगता है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबके साथ है, हम श्रेय ले जाएं, हम श्रेय ले जाएं। और ट्रेन रुक गई, इन लोगों के काम हो गए, श्रेय किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, ये बात की बात है। ट्रेन की ज़रूरत थी, वहाँ रुकना जरूरी था, स्टॉपेज जरूरी था, तो हो गया। जौनपुर के और क्या कुछ विकास के मुद्दे आपकी नज़र में हैं जिन पर आप चाहते हैं कि ज़रूर मैं जो अपने कार्यकाल में काम हम लोग कोशिश तो बहुत सारी चीज़ों की कर रहे हैं। उनमें से एक जाम, और जौनपुर में जाम की समस्या बहुत बड़ी, आजकल तो पूरे देश में है, सभी जगह है, लेकिन जौनपुर में ज़्यादा है। तो एक हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं सेंटर के, आदरणीय गडकरी जी ने, शायद उन्होंने एक बाईपास उन्होंने पास किया है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो और रेलवे के ओवरब्रिज बनने हैं, अंडरपास बनने हैं, तो वो सेंक्शन हुए हैं रेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन काम उनमें तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो एक दिन मिल के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मंत्री जी से, ताकि काम तेज़ी से हो। और जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा जिला है, बहुत जागरूक जनपद है,
एक गांव में 25-30-40 IAS और IPS अफसर है, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत जागरूक जिला। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ जौनपुर के लोग नहीं हैं। आप अपने दिल्ली एयरपोर्ट जाइए, यहाँ भी 20% मिनिमम मिल जाएंगे जौनपुर के लोग। बॉम्बे जाएंगे तो एयरपोर्ट में 30% मिनिमम मिल जाएंगे। कहीं भी जाएंगे जौनपुर आपके दिल्ली में बहुत नज़र आएंगे, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, पुणे में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, सूरत में बहुत ज़्यादा, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनऊ में, सब जगह आपको जौनपुर के लोग नज़र आएंगे। तो जागरूक लोग हैं, जौनपुर के पढ़े लिखे हैं, लेकिन हाँ, वहाँ और अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है, अच्छी सड़कें बनाने की ज़रूरत है, और रोज़गार के साधन नहीं है वहाँ। तो बड़े पैमाने को लोगों को पलायन करना पड़ता है, इसी कारण लोग बाहर गए। तो कुछ रोज़गार के अवसर वहाँ हों। हम लोग इस समय विपक्ष में हैं, विपक्ष के सांसद हैं, तो हम लोग छोटी से छोटी बात मनवाने में हमको संघर्ष करना पड़ता है, और या तो मानी नहीं जाती, और अगर मानी गई तो बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत मान ली जाती है। सर, कुछ आजकल जेनजी की बात चल रही है, कुछ कैजुअल सवाल भी मेरे हैं। आपका एक वीडियो बहुत वायरल होता है कि मैं देखने में सीधा सीधा हूँ, लेकिन मैं उतना सीधा हूँ नहीं। आखिर उस बयान के पीछे की कहानी क्या थी? बड़े पैमाने पर जुल्म जास्ती होती है लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी भी जिस ज़िले में जाता है तो अधिकारी बन के काम नहीं करता। जो आदमी परेशान आदमी होता है, उसकी परेशानी देख कर उस पर वो काम नहीं करता। अधिकारी भी जाति देख के काम करता है, और जब जाति देख के काम करते हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुनते नहीं हैं, उसके ऊपर जुल्म जास्ती होती है, तो थोड़ा सम्मान दुखी होता है, पीड़ित होता है। और जैसे बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ, इसके घटनाएं, इस रिजीम में की घटनाओं का मैं चर्चा नहीं करूंगा। पिछले रिजीम में जो या 2 साल पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट में घटनाएं हुई, बड़े पैमाने पर जैसे कानपुर, फतेहपुर में एक घटना, और बेटियों से रेप हुआ, मार के फेंक दी गई, कार्रवाई नहीं हुई जैसे होना चाहिए, मुलजिम बचा लिए गए। तो इन सब चीज़ों से मन थोड़ा पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो कभी कभी ऐसी भाषा निकल जाती है। हमने देखा कि आपने तमाम घटनाओं का जिक्र किया। हाल के दिनों में हरदोई में एक हाँ, वो घटना आप लीजिए, बेटी की हत्या कर दी गई। उसमें जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा वहां पर न्याय दिलाने की बात करने के लिए वहां गई। उसके बाद प्रशासन जागा और काफ़ी तत्परता से कार्रवाई हुई। तो इन घटनाओं पर पार्टी, जन अधिकार पार्टी किस तरीके से आगे अपनी बात रखती है और लोगों को कैसे जागरूक करती है? देखिए, लोगों को तो जागरूक हम इतना जानते हैं कि हमारी न सुनने के पीछे हमारा एक ही है कि हमारी कार्य का कमी के कारण एक ऐसा आदमी जीत गया जो नहीं चाहता है कि हमारे बेटी और बेटे को न्याय मिले। ऐसे लोग सत्ता में पहुंच गए जो नहीं चाहता है कि हमें इंसाफ मिले। तो सबसे पहले तो हमें अपने को ठीक करना है। ये हमारी समस्या का समाधान तभी होगा जब हम उस विचार के आदमी को सत्ता में बैठा लेंगे जो हमें न्याय देने के पक्ष में होगा। इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को, जो पीड़ित है, जिसको मिलना चाहिए मदद। अगर पुलिस कमज़ोर के साथ नहीं खड़ी होगी, मजबूत के साथ खड़ी होगी, तो कैसे न्याय मिल पाएगा। हमारी पुलिस मजबूत के साथ खड़ी होती है, कमज़ोर के साथ नहीं खड़ी होती है। यही समस्या है कि न्याय नहीं मिल पाता। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले तो पुलिस उसी को मानती है ना जो आपकी वोट से जीतता है। तो उसके जो पर उगे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसके पर काटने का काम करो। जब आप उसे हराओगे तभी समस्या का समाधान है। बाबू सिंह कुशवाहा जी, आप जेल में लगभग 4 साल रहे, 1000 से ज़्यादा रातें आपने जेल में बिताई।
उस समय को याद करते हैं, क्या महसूस होता है, क्या दिमाग में आता है, कैसा वो समय था, कैसे कटा? देखिए, मैं एक छोटा सा आदमी था, स्टेट लेवल की राजनीति करता था। इतने बड़े लेवल पे मैंने कोई राजनीति की नहीं। मैं पहला आदमी था जो अंडर ट्रायल में 4 साल रहा, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि एनआईए की जांच छोड़ के कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो मेरी जांच नहीं की और कर नहीं रही। और मुझे 2-4 महीने में ब्लैकमेल नहीं किया जाता, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ तो गांव में हमारे लोग कहते थे कि साहब हमने केस में किया नहीं, हमको फर्जी फंसा रहे हैं। हम लोगों के पास आते थे, न्याय के लिए कहते थे। मैं तो मिनिस्टर होकर के फंसा दिया गया, फर्जी हो कुछ नहीं कर पाया। जिन चीज़ों से दूर दूर तक लेना देना नहीं, उन चीज़ों में मुझे फंसाया गया और मैं सफाई देता हूँ। केस हत्या का खत्म हुआ, करप्शन में हत्याएं गायब हो गई। क्या कभी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं या मायावती के द्वारा जब आप जेल में थे कोई संपर्क करने की कोशिश, कोई मैसेज पहुंचाया गया, कोई बातचीत कभी हुई? नहीं, उन चर्चाओं से क्या लेना देना, उन चर्चाएं तो खत्म है, उनसे कोई लेना देना। एक चीज और आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ में वो ताकत थी कि कई लोगों की नौकरियां लगवाई उन्होंने। लंबी फहरिस्त है, पूरे प्रदेश भर में लोगों को चेयरमैन बनाया, कोऑपरेटिव्स में बनाए, तमाम समितियों में बाबू सिंह कुशवाहा लेकर गए और नौकरियां दी। आखिर कैसे आप? हम लोगों ने ये नहीं किया। हम लोग जो वीकर सेक्शन था उत्तर प्रदेश का, तो जो योग्यता रखता था, जो मानक रखता था, लेकिन उसके रास्ते में बहुत रोड़े थे, लोग अटकाते थे, तो हम लोगों ने सिर्फ रोड़ा हटाने का काम किया। हमने रोड़ा हटाया, वो भी आने लगे, वो भी परीक्षाओं में पास होने लगे, उनकी भी नौकरियां लगने लगी। इतनी सी बात थी। ना हम लोगों ने किसी का पक्षपात किया, ना किसी का फेवर किया, ना किसी का नुकसान किया। जो लोग योग्य थे, मानक के अनुसार थे, सिलेक्शन तो अधिकारियों को करना होता है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ। पहले कुछ लोग जो सिफारिश लगा लेते थे, पहले की सरकारों में ऐसा हो जाता था। हम लोगों ने कहा भाई कि जो नहीं सिफारिश लगा पाता है, जिसकी पहुंच नहीं है, उसकी भी सुनी जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। मैंने कहा ना कि जो रोड़ा था, उस रोड़े को हमने हटाया, जो बैरियल था, उस बैरियल को हमने हटाने का काम किया। वो लोग भी आने। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए दतिया के। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। उनका बयान आया कि कुशवाहा समाज इधर उधर गुलाटे खाता रहा। उन्होंने आगे कहा कि पूछ और प्रतिष्ठा उसी की होती है जो एक खूंटे से बंधा रहता है। दरअसल आपसे इसलिए भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में आप सक्रिय रहते हैं, तमाम जगहों पर आप सभाएं करते हैं, आप संगठन है आपका। तो इस बयान पर और ख़ास तौर से कुशवाहा एक समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब को मैं जानता हूँ, काफ़ी पहले उनसे मिला हूँ, तो मेरी कई मुलाकातें हैं उनसे। तो उनका वक्तव्य होगा, लेकिन ये सच है कि इस चुनाव में हम लोगों की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी न जीते। कोई मजबूती से वो लड़ नहीं रहा था, कांग्रेस लड़ रही थी। तो हमारे भी साथियों ने, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लोगों ने भी कांग्रेस की मदद की। कुछ चंद सवाल और हैं। लोग कहते हैं कि आप बसपा से अलग हो गए, हर चीज़ हुई, लेकिन कभी आपने सीधा हमला मायावती पर कभी नहीं किया। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या ये आपने सोचकर कहा या किया? क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये हमले और उसकी बात नहीं है। ऐसा होता है कि जिसके साथ आप लंबे समय तक रहो, भरोसा बने, एक रिश्ता बने, तो जीवन में जो कुछ हुआ हुआ, भूल जाना ही बेहतर होता है। क्या कहना है किसी के बारे में। किस प्रकार की कार्यशैली मायावती की आप देखते थे जब आप उनके साथ थे?
एनर्जेटिक, एंग्री यंग मैन, किस तरीके की उनकी इमेज थी? नहीं, चलो उस बारे पर क्या चर्चा करना, और चर्चा करते हैं हम लोग। बिल्कुल। और एक सवाल और है, बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से सांसदों ने, खासतौर से टीएमसी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसदों पर ये कहा कि उनके भी कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। इस चर्चा में ये चर्चा जोड़ी गई कि बाबू सिंह कुशवाहा, जिन पर इतने तमाम केसेस हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। क्या इस बात में किसी तरीके की सच्चाई है, या आप इन तरीके की अफवाहों या इन तरीके के बयानों पर आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी तक तो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। ये आपकी बात मैं मान सकता हूँ कि लोग चर्चा करते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा, वो लोग कम चर्चा करते हैं। जो अपने होते हैं ना, जिनको लगता है कि यार मौका मिला है इसको निपटा दो, वो ज़्यादा चर्चा करते हैं। जो अपने लोग होते हैं और तो उनको लगता है कि यार ये आ गया, ये रास्ते में रोड़ा ना बन जाए, हमें आगे बढ़ने में ना रोड़ा बन जाए, तो वो चर्चा शुरू करते हैं। वो चर्चा शुरू करते हैं और सोचते हैं कि यार क्यों ना निपटा दिया जाए इसी में, और मान भी लिया जाएगा इस समय, क्योंकि भगदड़ मची है तो इनका भी भगदड़ में नाम दे देते हैं, तो कम से कम शंकाएं शुरू हो जाएंगी। तो जब शंका शुरू हो जाएगी, शंका की नज़र से देखेंगे तो फिर देखेंगे क्या होगा, लेकिन क्यों ना संदिग्ध कर दिया जाए। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का रोल नहीं है इसमें वही लोग हैं जो हम लोगों को कहते हैं कि बड़े हितैषी हैं हम आपके। अच्छा, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, गठबंधन की जो बात है, आपकी जन अधिकार पार्टी 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, और आपकी पत्नी गाजीपुर से 2014 में लड़ चुकी हैं, 19 में आपके भाई लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के गठबंधन के बैनर तले, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में आई। तो अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर ये दो दल हैं, वो गठबंधन में हैं और साथ में हैं। तो क्या दोनों दलों से कोई बातचीत हुई, जन अधिकार पार्टी की गठबंधन की? जब हम समाजवादी पार्टी से सांसद हैं तो बातचीत और चर्चा तो अलग है, वो सब होती रहती है, बातचीत होती रहती है, लेकिन डिसीजन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ ना। डिसीजन के बारे में जो है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उस निर्णय में थोड़ी मैं बोल सकता हूँ कुछ। आखिरी सवाल, मैं कुछ नाम लूंगा, एक शब्द या एक लाइन में आप उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जन अधिकार पार्टी, लोग भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक हो। समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। देखिए, समाज पार्टी के नेता के पास सोच भी है, एक बेहतर सोच है, पढ़े लिखे हैं, देश को प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, अच्छे नेता। अखिलेश यादव अच्छे नेता है। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं। मायावती भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब राम मंदिर में ऐसा हो गया तो थोड़ा लोग दुखी हैं। सामाजिक न्याय, देखिए, सामाजिक न्याय तो मिलना चाहिए लोगों को। सामाजिक न्याय अगर होता हमारे देश में तो जो हमारे देश की ये स्थिति आई अंग्रेज़ों के गुलाम होने की और किसी की, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारे मंदिरों को लूट के लोग ले गए, वो नहीं होता। 2027 का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, 2027 में मैं समझता हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। बाबू सिंह कुशवाहा कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, मैं तो एक, देखिए, साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मैं लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, घूमता टहलता रहता हूँ, अपनी बातें कहता रहता हूँ। 10 लोगों के बीच में भी कहता हूँ, 100 लोगों के बीच में भी कहता हूँ, 1000 के, 10,000, 50,000 के, सबके बीच में मैं अपनी बातें कहता रहता हूँ और घूमता टहलता रहता हूँ। लोगों को जागरूक करता हूँ उनके अधिकारों के प्रति,
कि भाई आप लोग जागरूक होइए, अगर जागरूक नहीं होंगे तो आपको भागीदारी और इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू सिंह जी, आपने हमें यूपी तक को खास तौर पे इतना महत्वपूर्ण समय दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अच्छे और तीखे सवाल आपने पूछे। बहुत पुराने सवालों के समय के साथ मायने बदल जाते हैं। उस समय किसी के भाव क्या रहे हों तो उस समय के भाव से जवाब देना पड़ता है। आज वो भाव अच्छे भी हो सकते हैं उनके, तो आप उस भावनाओं को उस समय कुरेदेंगे और आज भावनाएं अच्छी हैं तो फिर आज बुरा लगेगा। ठीक है, आपने पूछा, मैंने उनका जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने हर एक सवाल के बेबाकी से जवाब दिए। वो सवाल जो लगातार कई सालों से, कई दशकों से बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे लगातार जोड़े जाते रहे, लेकिन आज उन्होंने खुलकर बात की। साथ में पीडीए की रणनीति, जन अधिकार पार्टी की सामाजिक न्याय की विचारधारा और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।